जिन भी दोस्तों का अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी वाला एग्ज़ाम अभी भी बाकी है, मतलब उनका मई में नहीं हुआ और उनका जून वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो ये जो मैं स्टडी प्लानर दे रहा हूँ इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो भी होने वाला है और आपको जो भी क्वेश्चन आने वाला है, जो मैं आपको विश्लेषण दूंगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। और मैं आपका सभी सब्जेक्ट का दूंगा, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक। फिर ये आपका क्या कहते हैं, साइंस आ जाएगा, ठीक। साइंस, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, मतलब आपका जो भी टॉपिक है ना, मैं जो आपको स्टडी प्लानर दे रहा हूँ इसके बाहर नहीं आएगा। तो मैं जो जो टॉपिक बताऊँगा उन सभी टॉपिक को आपको ज़रूर देखे जाना है और आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, क्योंकि देखिए पहला एग्ज़ाम पास करने से केवल आपको पास करना होता है, तो लेकिन जब तक आपको पास करना भी तो ज़रूरी है ना सेकेंड एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इसलिए इसको ज़रूर अच्छे से देखना, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि सभी नॉर्मल बच्चों से नहीं बनता है, तो इसीलिए आपको गहराई से पढ़ना होगा और थोड़ा स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। क्योंकि आप पहले क्या था कि पहले हम लोग वन लाइनर रट के जाते थे और हमारा एग्ज़ाम पास हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब आप क्या है, गहराई से स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप मुझे टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को गहराई से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं इतिहास की। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं पहले। तो प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा जोर कहाँ से पूछे जाते हैं, तो दक्षिण भारतीय राजवंशों और सांस्कृतिक इतिहास से पूछे जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारतीय इतिहास का देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या है आपका, तो संगम काल है, चोला पीरियड है, पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। देखिए इन राजवंशों से क्या है, इनके संस्थापकों के नाम पूछे जाएंगे, इनकी राजधानियाँ पूछे जाएंगी और उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो कि 7, 8 और 9 मई के जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला, उसी के आधार पर ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पिछले जो भी पेपर हुए हैं पिछले साल का, उन सभी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 7, 8 मेरा मुख्य फोकस रहा है, 7, 8, 9 मई के जो शिफ्ट हुए उनके आधार पर मैंने ये थोड़ा विश्लेषण किया है। बाकी और पीछे का जो भी है तो बस आप पीछे भी देखेंगे ना, पीछे भी तो ये भी बहुत है, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत चीज़ें हैं कि केवल स्थलों के नाम नहीं बल्कि वहाँ से क्या मिला है, जिसे आप मतलब आपको ये नहीं पूछना है कि इसमें स्थल नहीं, बल्कि उस स्थल से क्या मिला ये भी आपको जाना है। जैसे लोथल से क्या है, डॉकयार्ड है यानी बंदरगाह। कांसे की नर्तकी मिली। मुहरों में किस धातु, जैसे कि कौन सी धातु का है, तो आपको पता है स्टेराइट सेलखरी का उपयोग होता है, ये सब आपको पूछ जाना है। बौद्ध और जैन धर्म से है, तो बौद्ध धर्म में जातक कथा है, त्रिपिटक, बौद्ध संगतियाँ, अजंता एलोरा की गुफा में बौद्ध चित्रकारी, ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका टॉपिक क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। और मौर्य में क्या है, तो सम्राट अशोक के शिलालेख से पूछे जा रहे हैं। उनकी भाषाएं जैसे ग्रीक और अरामी द्विभाषी शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए, ये सब पूछे जा रहे हैं। गुप्त काल के शासक और उनके दरबारी कवि जैसे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के नवरत्न और कालिदास, ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पसार काल से। तो पसार काल में विभिन्न राज्यों में पाए गए पुरातात्विक स्थल, ठीक है, जैसे चिरांद हो गया बिहार में, ये सब आपके पूछे जा रहे हैं। उनके बारे में जैसे भीमबेटका हो गया आपके मध्य प्रदेश में, उनके बारे में कथन आधारित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑनलाइन टाइप नहीं बल्कि कथन आधारित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख के जाना है। कौन कौन से टॉपिक हो गया आपका, तो आपको मैं बता दूँ, ये आपका दक्षिण भारत का इतिहास देख के जाना है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और पसार काल, ये आपको टॉपिक पढ़ के जाना है एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री से, ठीक है। तो मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री से क्या है, तो देखिए मध्यकाल में युद्धों से ज़्यादा वास्तुकला पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले पूछा जाता था कि ये युद्ध कब हुआ, अक्सर उसमें कौन सा आता था, अलाउद्दीन खिलजी वाला आता था। फिर आपका कौन सा आता था, तो इब्राहिम लोदी वाला आता था, तो ये सब आता था। लेकिन आजकल क्यों पूछ रहे हैं, वास्तुकला पूछ जा रहे हैं, यानी आर्ट और आर्टिकल से यानी कला से, ठीक है। फिर प्रशासनिक शब्दावली, जैसे कि मैंने बताया है कि दीवान कोही, ये सब कृषि रिलेटेड ये सब भी आ रहा है, ठीक है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन टर्म से भी पूछे जा रहे हैं कि ये जो सूबेदार होता है ये सब, कि ये किसका प्रशासनिक होता है, ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो कि मैंने जो PIQ मैंने करा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया होगा कि जो बिहार दरोगा का मैं PIQ बता रहा हूँ, तो उसमें भी मैं पूरा
कॉन्सेप्ट रिलेटेड कराता हूँ तो उसमें मैंने ये सब करा रखा है। ये सब टॉपिक जो भी मैंने टॉपिक बताया ना वो सब टॉपिक मैं करा रखा हूँ। मतलब मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, जो भी टॉपिक लाता हूँ ना, मैं उसको पूरा अंदर से खंगाल के लाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी मेरा वीडियो पढ़ेंगे ना, अगर मैं पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन विथ थ्योरेटिकल कर रहा हूँ ना, तो वो केवल मैं बिहार दरोगा का ला रहा हूँ तो केवल बिहार दरोगा के लिए नहीं, बल्कि सभी एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जीके तो जीके। अब मान लीजिए बिहार दरोगा में मुगल साम्राज्य पूछा तो क्या बताओ, एनटीपीसी में मुगल साम्राज्य अलग हो जाएगा? नहीं ना, सेम चीज़ है भाई। आप कोई भी जीके पढ़िए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए मध्यकालीन इतिहास से क्या पूछा जाएगा, तो विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य। ये देखिए विजयनगर आजकल ना और ब्राह्मणी साम्राज्य ये आजकल एसएससी का भी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक कर रहा है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का द्वारा स्थापना, उनकी राजधानी हम्पी और यूनेस्को स्थल में है, ठीक है, हम्पी यूनेस्को स्थल में, ठीक है। और कृष्णदेव राय के काल से जुड़े प्रश्न ये सब आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ आपको पढ़ना है, यानी विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य आपको पढ़ के जाना है, ठीक। दूसरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल भी पढ़ के जाना है। देखिए दिल्ली सल्तनत क्या है कि गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश और बाबर से लेकर औरंगजेब तक प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे टैक्स प्रणाली, मंत्रियों का पदनाम, जैसे आपका अबुल फजल है, टोडरमल है, ये सब आपको पूछा जाता है। और उनके काल में बने प्रमुख स्मारक मकबरे, जैसे बीबी का मकबरा, ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब फिर वहाँ से कौन कौन से आ रहे हैं, कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मंदिर निर्माण की शैलियाँ, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये मैंने जब बिहार दरोगा कहीं कराया है, और जब मैंने रिवीजन जो कराया है थ्योरेटिकल रिवीजन, वहाँ भी मैंने ये बताया है। मतलब मैं जब भी कराता हूँ तो वहाँ पे मैं बताता हूँ। ये इस बार का सबसे हॉट टॉपिक रहा है कौन कौन, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, यानी मंदिर निर्माण शैलियाँ, ये आप लोग जरूर, यानी कला और संस्कृति पढ़ के जाना, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन भी बहुत पूछा है। मतलब मध्यकालीन से कौन कौन हो गया, विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, कला और संस्कृति, और भक्ति और सूफी आंदोलन, ये आपको देख के जाना है मेडिवाइवल हिस्ट्री से, ठीक है। भक्ति आंदोलन कौन कौन है, प्रमुख संत, उनके द्वारा शुरू किए गए संप्रदाय और सिख गुरुओं का इतिहास, ये आप लोग को देख के जाना है। फिर हम लोग बात करते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास में क्या क्या है, तो आधुनिक भारत में सबसे अधिक प्रश्न आंदोलन और महत्वपूर्ण पुस्तकों और संस्थाओं से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 का विद्रोह, नेतृत्वकर्ता और केंद्र, मतलब जैसे हजरत बेगम महल कहाँ से है, लखनऊ से, ये सब पूछे ऐसे इस तरह से क्वेश्चन। जैसे तात्या टोप कानपुर से, ये सब आपके पूछे जा रहे हैं इस तरह से। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अध्यक्ष और वर्ष, मतलब इस समय कौन वर्ष है, जैसे 1906 में कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक। बंगाल विभाजन 1905 से लेकर आज़ादी 1947 तक का पूरा घटनाक्रम आपको पढ़ जाना। अगर देखिए आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं, तो इन टॉपिक को आप केवल कमेंट में लिख सकते हैं, कि कमेंट में आप लिख सकते हैं कि भैया मुझे इस टॉपिक से मुझे पूरा रिलेटेड बता दीजिए। मतलब जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से आप कोई भी टॉपिक मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो पढ़ा दूँगा, ठीक है। गांधी युग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद सभी आंदोलन, जैसे चंपारण, खेरा, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आपके पूछे जाना है, ठीक है। प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आ रहे हैं, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ब्रह्म समाज किसने दिया, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले ने। इनके संस्थापक और वर्ष ये भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फिर आ रहे हैं प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह, ठीक, जैसे संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह। इनका वर्ष और नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम भी पूछे जाने, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ऐतिहासिक पुस्तकों और पत्रिकाएं, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, जैसे गीता रहस्य किसकी है, द इंडियन स्ट्रगल किसका है, अनहैप्पी इंडिया किसका है। तो ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने ये आपको बता रखा है, ठीक है। पिछले क्लास में जब मैंने कराया तो ये सब बताया है, तो आपको ये कमेंट करना है, गीता रहस्य किसका है, द इंडियन स्ट्रगल किसका है, अनहैप्पी इंडिया किसका है। और ये सब फेमस आदमी का नाम है, ठीक है। ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिवेशन जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 तक और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो हमारा हिस्ट्री से हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए हिस्ट्री के कुछ हम लोग बात करते हैं। देखिए जून शिफ्ट के लिए शॉर्ट स्टडीज क्या है, तो पैसिव स्टडी छोड़िए, मतलब पैसिव स्टडी छोड़ें, केवल विस्तार पर लेकर यूट्यूब पर टॉप 100 जीके के वीडियो देखने से बचें। मतलब आजकल आते हैं ना कि हाँ टॉप 100 जीके ये हैं, ठीक है। देखिए टॉप 100 जीके उन्हीं का देखिए जो उसके साथ पूरा
कॉन्सेप्ट लाते हैं। जैसे मेरा देखते हैं तो मैं टॉप 100 जीके कराता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं पूरा कॉन्सेप्ट साथ में पूरा विश्लेषण के साथ, तो ये सब क्लास आप देख सकते हैं। लेकिन केवल टॉप 100 जीके भर करा रहे हैं, उसको मत देखिए, ठीक। खुद नोटबुक कर लेकर बैठे, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है कि खुद नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं। तो आप ना मुझे बोल सकते हैं, आप मैं उस टॉपिक पे मैं पूरा अच्छा से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बस बोलेंगे तभी कराऊंगा, ठीक है। PIQ के आधार पर बनाएं पिछले साल के। देखिए आपको PIQ देखना है पिछले साल के जितने भी, तो पिछले साल के NTPC अंडर ग्रेजुएट के 57 शिफ्ट हुए थे के पेपर, और हाल ही में हुए 2026 के ग्रेजुएट लेवल के पेपर को अच्छे से सॉल्व, जो इससे जस्ट पीछे हुआ ना NTPC वाला, तो उसको पेपर देखना है। 60% इतिहास के टॉपिक वहीं से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए ना 60% हो रहा है, मतलब अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आपका आया तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपके केवल PIQ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम होता है ना, तो PIQ को जरूर देखना होता है। रिवीजन का तरीका, इतिहास के कहानियों का टाइमलाइन के रूप में याद रखें। अगर देखिए, अगर इतिहास का टाइमलाइन, अगर आपको क्रोनोलॉजी का अगर वीडियो चाहिए ना, आप मुझे एक बार बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसी में मैंने, इसी जो PDF है ना, इसी में मैंने क्रोनोलॉजी वाला है, तो आप बोलेंगे तो मैं उसको बना दूंगा। मेरे पास इसी में क्रोनोलॉजी वाला PDF मैंने पूरा नीचे रखा है। तो ये पूरा बहुत बड़ा वीडियो है, टॉपिक है, तो इसमें आप बोलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक के रूप में याद रखें, क्योंकि परीक्षा में घटनाओं को सही क्रम में सजाने के वाले प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। एक बार इन कोर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। मैंने जो भी टॉपिक बताया ना, तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, और आपका इतिहास एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, ये मेरा आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए रेलवे परीक्षा विशेष हाई स्पीड रिवीजन गाइड है, ठीक है। तो भारत का भौतिक भूगोल क्या है, तो याद है, यह सेक्शन रेलवे का सबसे पसंदीदा एरिया है। इसमें निम्नलिखित उप विषयों पर विशेष ध्यान देना है, जैसे भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, किस देश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं, विवादित क्षेत्र और हालिया सीमा समझौते, ये सब आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि हालिया सीमा समझौते यहाँ से आपके करंट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है कि महत्वपूर्ण चैनल और जल, जिसे आपका जलडमरू मध्य होता है ना, जैसे पाक जलडमरू मध्य, या चैनल भी होते हैं, तो जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल मई के शिफ्ट में सीधे पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब 8 डिग्री चैनल किसके हैं, 9 डिग्री चैनल किसके हैं, 10 डिग्री चैनल किसके हैं, ये सब डायरेक्ट पूछे गए। मन्नार की खाड़ी और डंगन पास, ये सब कहाँ है, तो ये सब आपको है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप बता सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगा। हिमालय के प्रमुख दर्रे पूछ रहे हैं, सिर्फ यह मत रटिए कि दर्रा किस राज्य में, बल्कि ये भी देखें कि वह दर्रा किन 2 शहरों और क्षेत्रों को जोड़ता है, जैसे सिपकिला, नाथुला, जेलपला, लिपुलेख, बोमडीला। इन सभी को कमेंट कीजिएगा, और किसको किससे जुड़ता है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको केवल ये नहीं देखना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, बल्कि किन 2 शहरों और क्षेत्रों को जोड़ता है ये भी देखना है, ठीक है। तटीय मैदानी कोस्टल प्लेन्स, पश्चिम और पूर्वी घाटी के क्षेत्रीय नाम, जैसे उत्कल तट किसमें है, मई में पूछा गया था, ठीक है। कोरोमंडल तट, मलाबार तट, कोंकण तट, ये सब पूछे जा रहे हैं। द्वीपीय क्षेत्र और भू आकृति, जैसे अंडमान निकोबार, इसमें क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पर विशेष ध्यान दें, और दून द्वार जैसे भौगोलिक संरचना पर ध्यान दें, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के अफवाह तंत्र। तो नदियों से हर बार प्रश्न आता है, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा गहरा हुआ है, ठीक है। तो उद्गम स्थल और मुहाना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, विशेषकर प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा, तापी कहाँ से निकलते हैं, इन सबको देखना है। मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, और वो कहाँ पे वो जाके गिर रहा है, ये सब आपको देखना है। और उसका मुहाना क्या है, मतलब उद्गम स्थल देखना है, और मुहाना भी सब देखना है, सभी नदियों का, ठीक है। उनकी सहायक नदियों को भी, मुख्य नदियों की, जैसे मुख्य नदियाँ जैसे हैं, तो दाएं और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी, जैसे गंगा की बाएं से कौन सी नदी मिलती है, दाएं से कौन मिलती है, गोदावरी की बाएं से कौन मिलती है, दाएं से, ये सब आपको देखना है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना और बांध, हाल ही में चर्चा में रहे नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और उनके भौगोलिक अस्तित्व को देखना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जलवायु और वनस्पति। तो लेटेस्ट एनालिसिस के अनुसार इस बार रेलवे ने पर्यावरण और जलवायु से थोड़े कठिन सवाल उठाए थे, ठीक है। जलवायु और वनस्पति से क्या था, थोड़ा कठिन सवाल। भारतीय मानसून का आगमन, लौटने वाला मानसून और इसके कारण कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा, इससे क्वेश्चन आया था। जलवायु वर्गीकरण, जैसे टुंड्रा जलवायु की विशेषताएं मई की शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। वन और प्राकृतिक वनस्पति, भारत में वनों के प्रकार, सदाबहार जैसे पारंपरिक बैंगरों और राज्यवार वनों की स्थिति, जैसे ISFR रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, ये सब भी पूछे जा रहे हैं। ये सब यहाँ से करंट क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है।
अब देखिए मृदा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मई 2026 के परीक्षा में मृदा से काफ़ी अच्छे और गहरे प्रश्न देखने को मिले हैं, जैसे मिट्टी के प्रकार और विशेषताएं। जलोढ़, जैसे जलोढ़ 2 प्रकार के होते हैं, काली को रेगुर भी बोला जाता है, लाल लेटराइट मिट्टी की रासायनिक विशेषताएं जैसे नाइट्रोजन या पोटास की कमी आदि। ये सभी पूछा कि जलोढ़ में कौन सी जो ये मतलब कौन सी खनिज की ज़्यादा होती है और कौन सी खनिज की कमी होती है, ये सब पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, फसलें और उनके लिए उपयुक्त मिट्टी, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी है, जैसे कपास और चाय कॉफ़ी चावल, ठीक है, के लिए कौन सी है, तो ये सब आपको पूछ रहे हैं। किसी मिट्टी और तापमान में सबसे बेहतर फलते फूलते, ये सब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब गहराई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खनिज संसाधन और औद्योगिक अवस्थिति के लिए। ठीक, तो प्रमुख खनिज क्षेत्र जैसे कोयला, लोहा, तांबा और अभ्रक के प्रमुख उत्पादक राज्य और खदानें जैसे झारिया में क्या है जी, कोयला, ये कहाँ झारखंड में, जादूगोरा, कुद्रेमुखी, ये सब आपको देखना है। रणनीतिक बुनियादी ढांचा, ठीक है, तो देश के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट जैसे सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कुडनकुलम, कैगा और सामरिक सुरंगें जैसे अटल टनल, ये सब आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपको देखना है। ठीक, अब बात करते हैं जनगणना। तो फिक्स नंबर यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ गया। रेलवे का कोई भी पेपर हो इसके बिना पूरा नहीं होता, लगभग हर शिफ्ट में 1% यहाँ से देखा गया है। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन तो रह गए, उसमें कभी 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर और राज्य और यूटी दोनों देखना है, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेना है। लिंगानुपात कहाँ है और शिशु लिंगानुपात ये भी देखना है। जनसंख्या घनत्व कहाँ है ये भी देखना है। दशक की वृद्धि दर ये भी देख लेना है। ठीक है, अब देखिए इसकी तैयारी क्या है, तो रटने के बजाय मैप का प्रयोग करें। दर्रे, नदियाँ और थर्मल प्लांट याद रख करें करते समय एटलस और ब्लैक पे मैप पर उनकी लोकेशन खुद मार्क करें। इससे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर 2025 और 26 के करंट अफेयर से जोड़ें। ठीक, मतलब करंट अफेयर रिलेटेड भी पढ़ना है। यदि कोई राष्ट्रीय उद्यान और बांध या द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है, तो जैसे अंडमान का बैरन द्वीप, तो उसकी स्टैटिक ज्योग्राफी तुरंत पढ़ ले। जैसे ये क्यों है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना कोई प्रोजेक्ट है अंडमान में, तो इसलिए सब रिलेटेड है। पैसेज स्टेटमेंट क्वेश्चन की आदत डालें। अब सीधे कहाँ है पूछने के बजाय 2-3 वाक्यों का एक प्रश्न बनाकर पूछे जा रहे हैं, इसलिए मॉक टेस्ट देते समय समय का प्रबंधन अच्छे से करें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स बात करें। देखिए रेलवे परीक्षा में विशेष हाई स्पीड सुपर स्कोर गाइड है, आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो संशोधन से हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल निश्चित आ रहे हैं, आपको विशेष रूप से इन पर पकड़ बांधनी है। ठीक है, पकड़ होनी चाहिए। अब देखिए 42वां और 44वां संशोधन 1976 में 42वां हुआ था और 1978 में 44वां हुआ था। इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इससे जोड़े गए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये वाला है। ठीक है, 42वां में जोड़ा था। और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से विविधिक अधिकार बनाना है 300A में, ये 1944 में, ये 44वां संशोधन में। तो ये सब आपको देखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं 86वां संशोधन, तो शिक्षा का अधिकार। ठीक, 2002 में 21A में जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 में, इसलिए मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। ठीक है, यह हालिया शिफ्ट का पसंदीदा सवाल रहा है। 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज से 73वां है और नगर पालिका की शुरुआत से 74वां है। ठीक है, लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे 100वां से 106 तक लेटेस्ट है, तो इसको देख लेना। विशेषकर 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को 33% आरक्षण वाला 106 वाला है। GST वाला 101 है। ठीक है, इस तरह याद रखना है जो नया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पुराने घिसे पीटे अनुच्छेदों के अलावा अप्रशासनिक और जटिल अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। आपको निम्नलिखित आर्टिकल को पूरी तरह याद करना है, जैसे भाग 1 से भाग 4, आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संदर्भ है, विशेषकर आर्टिकल 9। ठीक है, यहाँ से आपको पूछ रहे हैं तो आर्टिकल 9 देख लेना। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य, ये सब आपको देखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 जून शिफ्ट के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आप लोग देख लेना। संसद और प्रशासनिक अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 89, 93, 100, 131, 256, 259, 262 नदी जल विवाद। ठीक है, 262 में नदी जल विवाद, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 279 और 13। तो ये जो भी है ना, ये आप लोग एक बार जरूर देख लेना जो मैं बता रहा हूँ। और इससे भी रिलेटेड और भी आपको चाहिए कि आर्टिकल महत्वपूर्ण वाला, तब वो बताइएगा, मैं बता दूँगा। आपातकाल आर्टिकल जैसे 352 में है, 356 में, जैसे ये देश का है 352, 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, 359 में आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 का निलंबित होना, ये भी पूछा है, और 360 में आपको पता है वित्त वाला है। ठीक है,
फिर बात करते हैं स्थानीय शासन। तो पंचायती राज और नगर पालिका भाग 9 और 9A में आर्टिकल 243A से 243ZG तक आता है। ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए कि पंचायती राज आता है 243 से लेकर 243O तक आता है। ठीक है, और उसके बाद में नगर पालिका वाला आता है। तो ये सब आपका क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने पहले के जब कॉन्सेप्ट कराया था तो उसमें बताया था। एग्जामिनर इनके अंदर के सब क्लाउज पूछ रहा है, जैसे आर्टिकल 243Q नगर पालिका के गठन के लिए, राज्य चुनाव है, ये सब आपका जानते हैं। मतलब आपको कोई 243 है ये नहीं पूछेगा, बल्कि 243 के जो अंदर है जैसे A हो गया, B हो गया, ये सब क्लाउज बोला जाते हैं, सब क्लाउज, तो यही सब भी पूछ रहा है। ठीक है, 243Q में क्या होता है, नगर पालिका के गठन के लिए। ठीक है, जैसे O तक हम बताए ना, OP, तो OP के बाद में आपका नगर पालिका का होता है। राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल ये भी पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, चुनाव प्रक्रिया, महाभियोग, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, और महाभियोग आर्टिकल 61 में, और क्षमा वाला कितना है 72 में। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है 161 में, जिसे और किस में क्षमादान का है 72 में, राष्ट्रपति का 72 में और उपराष्ट्रपति का 161 में। राज्य विधानसभा, विधान परिषद से जुड़े नियम, ये सब आपको देखना है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट के हालिया महत्वपूर्ण निर्णय ये भी देखना है, और हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में। ठीक है, ये सब टॉपिक देखना है। फिर प्रमुख आयोग और नियुक्तियाँ, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, वित्त आयोग कितने में है आर्टिकल 280 में, चुनाव आयोग 324 में है, CAG कैग आर्टिकल 148 में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक का क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, विशेषकर 1919 1935 का अधिनियम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से दोनों में से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। अब इसके लिए कुछ बात कर रहे हैं, तो रैंडम पढ़ना बंद करें, यानी अनुच्छेदों और संशोधनों को एक फैमिली बनाकर याद करें। ठीक है, करंट अफेयर से जुड़े, अगर हाल ही में किसी राज्य में चुनाव हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला दिया है तो उस टॉपिक का स्टैटिक बैकग्राउंड को तुरंत तैयार कर लें। ठीक, मॉक टेस्ट एनालिसिस, रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाएं और राज्य व्यवस्था के जो सवाल गलत हो रहे हैं केवल उसी टॉपिक को बुक या यूट्यूब वीडियो से थ्योरी के रूप में तुरंत क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अर्थव्यय यानी इकोनॉमिक्स। ठीक, देखिए इकोनॉमिक्स से भी बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से अक्सर तो करंट रिलेटेड होता है जो उनसे के लिए विशेष है। तो सबसे महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक्स क्या है, तो यह वो कोर एरिया है जहाँ से हर शिफ्ट में सवाल बनने की 90% से ज़्यादा संभावना है। तो उन्हीं को, जैसे पंचवर्षीय योजना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखना है, किस योजना का क्या मॉडल था ये भी देखना है, हेराल्ड डोमर मॉडल, जैसे हेराल्ड डोमर मॉडल ये भी देखना है, महालनोबिस मॉडल ये भी देखना है। अब आपसे ये कमेंट पूछ रहे हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल कौन से पंचवर्षीय योजना का था और महालनोबिस मॉडल कौन सा पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, फिर बात करें मुख्य उद्देश्य और नारे, जैसे गरीबी हटाओ, मतलब किस योजना में कौन से नारे दिए गए थे। ठीक है, गरीबी हटाओ कौन सी योजना का है ये भी आपको बताना है। 1991 का आर्थिक सुधार ये भी देखना है। LPG, जैसे 91 आर्थिक सुधार क्या होता है, LPG का फुल क्या है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नीति क्या थी ये भी देखना है। इस सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, भुगतान संतुलन एवं BOP संगठन ये देखना है। उस समय देश के प्रधानमंत्री जिसे कौन थे, PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार भी देखना है। देखिए यह हालिया शिफ्ट का सबसे पसंदीदा टॉपिक रहा है जहाँ से परिभाषा एवं उदाहरण देकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए बेरोजगारी के प्रकार ना, ये आप अगर आपका बिहार दरोगा का भी एग्जाम होगा ना, और आपका बिहार का कोई भी एग्जाम हो ना, वहाँ से बहुत पूछा जा रहा है बेरोजगारी के प्रकार। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बदलने और स्किल मैच होने के कारण, जैसे AI आने से नौकरियां जाना, ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी देखना ना कि आजकल बोला है कि AI हमारे जॉब खा जाएगा, तो वही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर है प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि आपकी कृषि क्षेत्र में जहाँ जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। घर्षणात्मक यानी फ्रिक्शनल और मौसमी बेरोजगारी ये भी आपका आता है। ठीक है, तो ये आप सब, अगर आपको किसी टॉपिक में चाहिए वीडियो तो आप लोग बोल दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बैंकिंग और मौद्रिक नीति, यहाँ से भी आते हैं, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। देखिए इस सेक्शन से व्यवहारिक और डेटा आधारित सवाल पूछे जाते हैं। RBI और उसके कार्य, जैसे RBI का स्थापना कब हुआ था 1935 में, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1949 में, वर्तमान में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स कौन है ये आपको याद करके जाना है। मौद्रिक नीति के उपकरण जैसे कौन कौन है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये आपको पूछा जाता है। तो इनको आपको तो होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। ये आपका पाँचों तो शब्दावली आपको पता होनी चाहिए।
इनके बढ़ने घटने से बाजार पर क्या असर पड़ा ये भी, लेकिन ये इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण बैंकिंग समिति और संस्थान, जैसे नरसिम्हन समिति किसके लिए किस सुधार से था, तो बैंकिंग सुधार से। नाबार्ड, एक्जिम बैंक और सिडबी की स्थापना के वर्ष और उनके प्रमुख कार्य देखना है, ठीक है। जैसे नाबार्ड का 1982 में होता है, तो इसी तरह इन सब का भी याद होना चाहिए। अब देखिए मुद्रास्फीति से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मुद्रास्फीति महंगाई और मंदी के बुनियादी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रीय आय और आर्थिक सूचकांक पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जैसे प्राथमिक क्षेत्र कौन है, तो कृषि, डेयरी, खनन से। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग और कंस्ट्रक्शन से। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र यानी बैंकिंग, आईटी और शिक्षा से। ट्रेड नोट हालिया शिफ्ट में चतुर्थक और पंचम क्षेत्रों के उदाहरण भी पूछे गए हैं। यह भी ध्यान रखें कि किस क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है और कितने लोग उससे रोजगार पा रहे हैं। जैसे कृषि रोजगार सबसे ज़्यादा देती है पर जीडीपी में हिस्सा बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक सूचकांक, जैसे मानव विकास सूचकांक। इसके 3 आधार, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और भारत की वर्तमान रैंक क्या है, ये सब आपको देखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। संरचना, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ। अभी मतलब इसका देखना है नीति आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। इसके द्वारा जारी की जाने वाले प्रमुख रिपोर्ट जैसे एसडीजी, इंडिया इंडेक्स, ये भी देखना है, ठीक है। फिर आपके इकोनॉमिक्स से बजट का क्वेश्चन आता है, बजट, राजकोषीय नीति और टैक्स, ये सब ना आपका थोड़ा करंट रिलेटेड आता है, ठीक है। तो बजट के बुनियादी टर्म से जैसे राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, क्या होता है, ये सब देखना है। हालिया केंद्रीय बजट के मुख्य आंकड़े और महत्वपूर्ण घोषणाएं देखना है। टैक्स सिस्टम, प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर में क्या कहते हैं, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स है। और अप्रत्यक्ष कर में जैसे जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी इसके किस संविधान के संशोधन में हुआ था, तो 101 के तहत लाया गया। दरें क्या है, तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको देखना है। वित्त मंत्री कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। FRRBM एक्ट क्या है, तो ये भी देखना है। इस कानून का पूरा नाम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और यह किस वर्ष 2003 में आया था, तो इसका किस वर्ष आया था, तो 2003 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, ये भी आपको जानना है, ठीक। अब देखिए मैं आपको जो शिफ्ट के लिए कुछ क्विक टिप्स है, तो ज़्यादा गहराई में न जाए। आपको लक्ष्मीकांत की इकोनॉमिक या बहुत भारी थ्योरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लुसेंट या अपने बेसिक नोट से इन टॉपिक्स की फास्ट रीडिंग करें। तो देखिए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं इकोनॉमिक्स का एक पूरा मैराथन क्लास ला लूँगा, ठीक है। करंट से जोड़कर लाना है, ठीक है। करंट से जोड़कर पढ़ें। इकोनॉमिक्स के अधिकार सवाल करंट अफेयर आधारित होते हैं, जैसे वर्तमान रेपो रेट, नई सरकारी योजनाएं, बजट और हालिया इंडेक्स में भारत की रैंक, ये सब देखना है। मिसलेनियस लगाएं, जैसे पिछले 2 साल के 2025-26 के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और हालिया रेलवे पेपर्स में पूछे गए इकोनॉमिक्स के सवालों को टेक्स्ट बुक या अन्य प्लेटफॉर्म के से ऑनलाइन देख लें। इससे आपको स्टेटमेंट वाले सवालों को हैंडल करने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ना बस ये आपको देख लेना है, मतलब आप ये जो आपको मैं जून शिफ्ट के लिए क्विक टिप्स मिला है ना, इसी को आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं करेंट अफेयर की। देखिए और देखिए रेलवे परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कोर टॉपिक है, ठीक है। तो करेंट अफेयर की सीमा, पहले आपको हम बात सीमा करें। देखिए मैंने बहुत लोग को वीडियो पढ़ा, जैसे कुमार गौरव सर का पढ़ा, साहिल सर का पढ़ा, VK सर का पढ़ा, ठीक है। तो मैंने सभी का पढ़ा, तो उनमें से बहुत सारा पूछला। तो देखिए वीडियो में सभी अध्यापक जैसे कुमार गौरव सर हैं, साहिल सर और VK सर ने परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि रेलवे पुराना या 3 साल पुराना करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सटीक सीमा क्या है, तो मई 2025 से लेकर मई 2026 के बीच का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब आपका अप्रैल तक आ रहा है, अप्रैल 2026 तक आ रहा है। कब से, मई 2025 से, ठीक। यहाँ से आ रहा है। मुख्य फोकस जोन का है, तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्नावली जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 के शुरुआती महीनों, विशेषकर फरवरी, मार्च, अप्रैल के से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फरवरी, मार्च और अप्रैल का क्वेश्चन ला सकता हूँ, ठीक है। रणनीतिक नोट क्या है, तो करंट अफेयर की तैयारी हमेशा उल्टे क्रम में करें, यानी पहले आपको मई 2026, तो अभी तो 2026 चल रहा है, तो मई 2026 को नहीं देखना है, बल्कि आपको क्या देखना है, क्योंकि मई में एग्ज़ाम हुआ है तो मई में पेपर बन गया होगा, ठीक है। तो मई को नहीं बल्कि अप्रैल को देखना है, फिर उसके बाद में मार्च को देखना है, फिर फरवरी को देखना है, ठीक, फिर जनवरी को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको ना दिसंबर देख लेना है, फिर नवंबर देख लेना है और अक्टूबर देखना है। यहाँ तक देखेंगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन आप अगर आपके चाहते हैं कि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो मई 2025 से आपका 1 मई 2026 तक देख लेना है, ठीक है। 1 मई 2026 तक देखना है, ठीक है। तो
ये आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा % सही होने की संभावना बढ़ जाती है जब आप उल्टा से देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पीछे से देखते हैं ना तो जो बदल जाता है, तो फिर से उसी चीज़ को पढ़ना तो बस कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप लास्ट से पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक्स, ठीक है, 7 से 12 प्रश्न यहाँ से फिक्स है। तो करंट अफेयर से हर शिफ्ट से 7 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। VK सर के अनुसार अगर कुछ शिफ्ट में यहाँ संख्या 15 तक भी गई है, थ्योरी रटने के बजाय इन टॉपिक्स को डबल डाउन करें, ठीक है, जैसे पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। अब बात करते हैं अवार्ड्स और तो वैश्विक पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार 2025, विशेषकर साहित्य और शांति का नोबेल का, और वे किस देश के रहने वाले हैं। एबल पुरस्कार 2025 गणित में दिया जाता है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी देखना है। फुटबॉल स्पोर्ट्स अवार्ड्स बैलन डी ओ पुरस्कार 2025 पुरुष वर्ग में ओस्मान डेम्बले और महिला वर्ग में एताना बोनामाटी और पहला फीफा पीस प्राइज, ये सब आपको देखना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला फीफा पीस प्राइज किसे, तो डोनाल्ड ट्रंप, ये सब आपको देखना है। अन्य सम्मान टाइम मैगजीन का CEO ऑफ द ईयर नील मोहन, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, विनोद कुमार सिपुरकर को। तो ये सब आपको देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलिएगा, मैं पुरस्कार और सम्मान से पूरा रिलेटेड वीडियो ला दूँगा, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। तो वैश्विक बैठकें जैसे 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। COP30 कहाँ हुआ, तो बेलेम ब्राज़ील में। COP70 जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आर्मेनिया में। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, मलेशिया में। तो भारत की अध्यक्षता ध्यान रखें कि 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई, ठीक। घरेलू AI सम्मेलन, तो AI एक्शन समिट फ्रांस में, ठीक। ग्लोबल AI शो अबू धाबी में, और AI इम्पैक्ट समिट भारत में, ठीक है, जो कि गिगोटिया ने कराया था, जो कि आपके देखे ना कितना हंसी हो रहा था। प्रमुख नियुक्ति और राजनीतिक बदलाव, तो भारत के प्रमुख पद, भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक CGA TCS कल्याणी राव के नए प्रमुख जैसे पराग जैन है अभी राव के। RBI की नई डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। वैश्विक नेतृत्व, पड़ोसी और प्रमुख देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे चिली के जोस एंटोनियो कास्ट है, बांग्लादेश के तारिक रहमान है, श्रीलंका के हरिनी अमर सूर्य है, ब्रिटेन के सरकिर स्टारमन है, ये सब आपको देख लेना है। और नेपाल का आपको पता है बेलन है, तो आपको देखना है कौन कौन सा। चिली के कौन है जी, तो जोस एंटोनियो कास्ट, ठीक है। बांग्लादेश के तारिक रहमान, और श्रीलंका की हरिनी अमर सूर्य, ठीक है। ब्रिटेन के सर किर स्टारमर, ये सब आपको देखना है। फिर आपको देखना है विज्ञान, रक्षा और अंतरिक्ष से, तो साइंस, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो अंतरिक्ष मिशन जैसे इसरो के 2025-2026 के लॉन्च, और नासा या अन्य वैश्विक स्पेस एजेंसियों को महत्वपूर्ण मिशन देखना है। रक्षा समझौते और युद्ध अभ्यास जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जैसे जमाता, सिलनेक्स का 12वां संस्करण, जिमैक्स का नए रक्षा गलियारे, ये सब देखना है। उन्नत तकनीक जेनरेटिव AI से जुड़ी नई खोजें जैसे MIT द्वारा सुपर बग कलिंग एंटीबायोटिक का विकास हुआ है, ठीक है। सुपर बग, जो कि सुपर बग आपका कीड़ा होता है खेतों में, ठीक है। अब बात करते हैं सरकारी योजना और आर्थिक नीति, ये भी आपका करंट अफेयर है। तो राज्य और केंद्र की योजनाएं, पंडित दीनदयाल गरीब मुक्त गांव योजना राजस्थान में शुरू किया गया है। अरुणोदय 3.0 योजना असम में किया गया है। आर्थिक अपडेट, केंद्रीय बजट 2026 का मुख्य आंकड़े जैसे वित्तीय घाटा, GDP अनुमान और RBI की नीति, ये सब आपको देखना है। पर्यावरण से देखते हैं, तो पर्यावरण सूचकांक और खेलकूद से, तो सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है, 33वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कितना है, 39वां है। ग्लोबल इनोवेशन 38, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 39। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कितना है, तो 45। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 116, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पर्यावरण और आपदाएं, तो नए रामसर स्थल जैसे 99 रामसर स्थल, शेखा वेटलैंड अलीगढ़ में है। अंटार्कटिका में भारत का चौथा रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 है। और चक्रवात जैसे चक्रवात, तो दवा हवा के लिए भारत का ऑपरेशन सागर बंधु, ये सब आपको देखना है। खेलकूद से दिव्या देशमुख फाइड महिला शतरंज विश्व कप का 2025 विजेता रही है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में होगा। और ओलंपिक से जुड़े, देखिए कॉमनवेल्थ 2030 में कराएगा कहाँ, अहमदाबाद में। ओलंपिक से जुड़े पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आपको देखना है, ठीक। अब देखिए हम लोग का करंट अफेयर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो देखिए टीचर्स ने बार बार कहा है कि कंप्यूटर इस बार सिलेक्शन मेकर यानी सेक्शन साबित होगा। यानी देखिए बहुत लोग ना कंप्यूटर गलत हो रहा है, तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ के जा रहे हैं तो आपका बहुत लोग से आगे कर देगा, ठीक है। और वेटेज कितना है, 3 से 6 क्वेश्चन है।
कंप्यूटर से, ठीक है। तो इसके सवाल केवल बेसिक नहीं बल्कि थोड़े प्रैक्टिकल और ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई से आ रहे हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट, हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के खास शॉर्टकट जैसे कंट्रोल F1, कंट्रोल F13, अल्ट F4, F12, अल्ट F10 और फाइल को रीनेम करने के सही तरीका, ये सब आपको पूछे जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर से, जैसे पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। साहिल सर ने खासतौर पर चेताया कि ओएस के संदर्भ में इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मत टिक कर देना, ठीक है। ओएस के संदर्भ में इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मत टिक करना, ठीक है। यानी फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं टिक लगाना है पीसीबी का क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, ना कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये मत करना है, ठीक है। यह प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। मेमोरी हायरार्की, ठीक है। मेमोरी हायरार्की, रैम और रोम के प्रकार देखना है, मतलब कहाँ से, मतलब कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, ये सब देखना है। तो एस रैम, डी रैम, वोलेटाइल, VS नॉन, ठीक। तो स्पीड के आधार पर अरेंज करना है, तो जैसे रजिस्टर है, फिर कैच है, फिर रैम है, रोम है, फिर हार्ड डिस्क है। सबसे तेज़ से सबसे धीमा है, यानी सबसे तेज़ ये होगा, फिर ये होगा, फिर होगा, और सबसे धीमा हार्ड डिस्क होगा, ठीक। अब देखिए डाटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे ASCII कोड का लेआउट, जैसे इसमें कितने बिट्स हैं, तो 8 बिट्स, और कितने सिम्बल्स हैं, तो 256 होते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन, फाइलों को एक्सटेंशन की पहचान करना है, जैसे PDF, XLX, डॉक्स, XML, ये सब करना है। साइबर सिक्योरिटी, मॉडर्न टेक, सोशल मीडिया इंटरफेरेंस, जैसे वेब ब्राउजर, वेबसाइट सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, वायरस और हालिया जनरेटिव AI से जुड़ी तकनीक, ये सब आपको देख के जाना है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं पढ़ूँ क्या, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इसका वीडियो ला दूँगा, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, एक ही कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक CPU का उपयोग क्या कहलाता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। सिस्टम VS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दोनों के बीच अंतर को, उदाहरणों को पहचान करना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 से 8 क्वेश्चन। तो कुमार गौरव और VK सर ने सबसे बड़ा रियलिटी चेक यह दिया है कि रेलवे में अपारंपरिक यानी सूखे फैक्ट्स वाले स्टैटिक जीके रूल कम हो रहा है, इसकी जगह अप्लाइड और आर्ट एंड कल्चर से गहरे सवाल आ रहे हैं, जैसे कला और संस्कृति और धार्मिक स्तर से, जैसे मंदिर निर्माण की शैलियाँ, जैसे नागर, द्रविड़ और वेसर शैली की बारीकियाँ, प्रसिद्ध मंदिर, उनके निर्माणकर्ता राजा और वहाँ के पूजने वाले मुख्य देवता, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षेत्रीय चित्रकाएँ, ठीक है, पेंटिंग, जैसे भारत के प्रमुख राजा की पेंटिंग, जैसे उड़ीसा की पट्टचित्र चित्रकला, ठीक। लोक नृत्य, घराने और संगीत, जैसे शास्त्रीय नृत्य, संख्या और इतिहास पूछे जा रहे हैं। प्रमुख लोक संगीत और कला से जुड़े घराने, सांस्कृतिक त्यौहार और मेले, जैसे राज्यवर, महत्वपूर्ण उत्सव, जैसे केरल का थिरुवथुरा त्यौहार, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ सूचकांक की बात करते हैं, तो आप लोग यहीं से देख लेंगे सूचकांक और रिपोर्ट से क्वेश्चन देखें। तो VK सर के मैराथन क्लास में इन सूचकांक को जून शिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। इनमें भारत की रैंक और जारीकर्ता संस्था को जरूर रख लें, ठीक है। तो भारत की रैंक और जारीकर्ता संस्था को जरूर रख लें। कैसे है, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 3री है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स और रिच लिस्ट में कितना है, 3 है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 4 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी देखा 38वां है, ठीक। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये अभी देखा 45वां है। भ्रष्टाचार सूचकांक में तो 91 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में तो 102 है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। विश्व शांति सूचकांक में तो 115, क्योंकि शांति है ही नहीं। विश्व खुशहाली यानी हैप्पी इंडेक्स में तो बहुत पीछे है, 116वां है, ठीक। एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में क्या है, तो ये 130वां है, ठीक। जस्ट इसके पीछे 131वां था, लेकिन अभी 130वां में। अब देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो परीक्षा में केवल तारीख नहीं बल्कि उसके लेटेस्ट थीम भी पूछी जा रही है। तो विश्व मृदा दिवस कब है, 5 दिसंबर। थीम क्या था, तो हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी लाइफ। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर का थीम क्या था, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। विश्व मृदा दिवस यानी 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी लाइफ। अन्य महत्वपूर्ण दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ओजोन दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ओजोन दिवस कब मनाए थे, प्रवासी भारतीय दिवस तो 9, आपको पता है ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को
और किसके बाद में, तो जब आप महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपको केवल दिवस नहीं पता है, बल्कि आपका उसका थीम क्या है ये भी देखना है। विशेष तिथियाँ 25 दिसंबर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 26 दिसंबर, वीर बालक, यानी 25 दिसंबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाए जाते हैं, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तो UNDP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म मुख्यालय और कार्य क्या होता है ये सब देखना है। UN संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया, तो 24 अक्टूबर, और इसके तहत होने वाले पर्यावरण सम्मेलन ये भी देखना है। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना और PC महालनोबिस का योगदान, ये भी सब देखना है। अब देखिए, जून शिफ्ट के लिए आपका एक्सपर्ट की अंतिम सलाह है कि पैसिव स्टडी बंद करें, बिस्तर पर लेटकर यूट्यूब पर रैंडम टॉप 100 जीके की वीडियो देखना बंद करें। जब आप टेस्ट दें और जिस टॉपिक जैसे शॉर्टकट की या अमेंडमेंट में गलती हो, तो केवल उसी टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। 1 डे 1 PIQ सेट लगाइए। टेक्स्ट बुक या MD क्लासेस ऐप से पिछले साल के NTPC अंडर ग्रेजुएट के 57 शिफ्ट में से जो रोज़ एक सेट खुद से पेन पेपर लेकर सॉल्व करें, ठीक है। ये सब फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। 60% पेपर पिछले पैटर्न्स पर ही आधारित आ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर का दायरा मई 2025 से 2026 तक करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन आपका 80% फोकस जनवरी 2026 से मई 2026 के बीच होना चाहिए। इस रिवर्स ऑर्डर, पहले मई पढ़े, फिर अप्रैल, फिर मार्च, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर पर तैयार करें, ठीक। तो ये सब आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहा है, ठीक। अब आप लोग के लिए विज्ञान का मैं बता दूँ। देखिए, ट्रेड नोट यानी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम पैटर्न आ रहा है, ठीक है। रेलवे अब सीधे रटने वाले फैक्ट्स के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी और सिद्धांतों को व्यवहारिक उपयोग से सवाल पूछा है, जिसे नीचे सभी वीडियो में बताए गए विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक की पूरी सूची दी गई है। तो भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक में थ्योरी के साथ साथ सीधे फार्मूला आधारित न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक। से प्रकाश और मानव आँखें, तो निकट दृष्टिदोष को मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टिदोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और ज़्यादा दृष्टिदोष को प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। इन्हें ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लेंस, जैसे मायोपिया को कॉनकेव है यानी अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि को कॉन्वेक्स है यानी उत्तल लेंस, ज़्यादा दृष्टि बाइको, ये सब आपका है, ठीक है। ज़्यादा दृष्टि बाइफोकल, सिलिंड्रिकल, ये सब आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का न्यूमेरिकल भी पूछा है, जिससे -2D क्षमता वाले लेंस का प्रकार बनाना है, तो ये सब आपको पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमसे बोल सकते हैं कमेंट में, मैं आपको पूछ दूँगा। मरीचिका क्या होता है, पूरा आंतरिक परावर्तन के व्यवहारिक उदाहरण है। गति और बल से क्वेश्चन है कि न्यूटन के नियम और फार्मूला पर सीधे न्यूमेरिकल आ रहा है। कार्य और ऊर्जा शक्ति, ठीक। तो कार्य का फार्मूला W = FD cos θ पर आधारित प्रश्न। स्थितिज ऊर्जा PE = mgh और गतिज ऊर्जा KE = 1/2 mv²। और आपको पता है, मैंने बताया है कि KE = 1/2 p² mv होता है, ठीक। जो P आपका क्या है, संवेग है। विद्युत और धारा के तापीय प्रभाव पर आता है। जूल का तापन नियम H = I² RT। ओम का नियम V = I पर आधारित न्यूमेरिकल आ रहा है। मात्रक और बीमाएँ, तो सभी प्रमुख भौतिक राशियों के SI मात्रक भी देख लेना है, ठीक। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो परीक्षा विश्लेषण, शुरुआती कुछ शिफ्टों में बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम विशिष्ट रहा है, लेकिन जिन टॉपिक से सवाल आए हैं वे काफ़ी गहरे और महत्वपूर्ण हैं। जैसे जीव विज्ञान मानव शरीर क्रिया विज्ञान से आता है, जैसे फिजियोलॉजी बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो पाचन तंत्र और एंजाइम, पेट और अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, ठीक है। पेट से है पेप्सिन, अग्नाशय से ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ठीक है। पेप्सिन का काम अम्लीय माध्यम से प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ना था। छोटी आंत के हिस्से क्यों है, तो ड्यूडेनम है, जिजिनम है, इलियम है, वहाँ होने वाली पाचन क्रिया है, ये भी देखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन है, तो मानव शरीर की ग्रंथियाँ और उनसे निकलने वाले हार्मोन, ये भी देखना है। अग्नाशय ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, जैसे इंसुलिन का स्राव, ये सब आपको देख के जाना है। पादप हार्मोन, पौधों की वृद्धि और फलों बीजों के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, विशेष रूप से साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, ये सब देख लेना है। विटामिन से भी, तो विटामिन के रासायनिक सूत्र और उनके घुलनशीलता, पानी में BC और वसा में ADE घुलता है, ठीक है। विटामिन के से, तो इसकी कमी से खून का थक्का, न जमने की बीमारी, ये सब होता है, ये सब भी देख लेना है। मानव रोग, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होने वाले रोग, कैंसर के प्रकार और उनकी विशेषता से जुड़े प्रश्न, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब मैंने करा रखा है, ठीक है। रसायन और पर्यावरणीय विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में जटिल और सामान्य के बजाय व्यवहारिक रासायनिक प्रतिक्रिया और फार्मूला पर ध्यान दिया गया है।
क्या क्या दिया है, रसायन विज्ञान में जटिल और सारणी के बजाय व्यवहारिक और रासायनिक प्रतिक्रिया और फॉर्मूला पर ध्यान दिया गया, तो ये देखना है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया जिससे लवण बनता है। दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूछा है। साधारण नमक, बेकिंग सोडा, ठीक, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम, सूत्र और उनका उपयोग, ये सब पूछा जा रहा है। धातु, अधातु और उपधातु से भी क्वेश्चन आए, इनकी विशेषता, प्रमुख अयस्क और उनके निष्कर्षण। उपधातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम के व्यवहारिक उपयोग, ये सब पूछे जा रहे हैं। अक्रिय गैस जैसे आवर्त सारणी के ग्रुप 18 की गैसें, नियोन, आर्गन आदि और उनके औद्योगिक उपयोग। अब बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो रेलवे के लेटेस्ट ट्रेंड में पर्यावरण से अच्छा स्तर के वैचारिक सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, अपघटकों के बीच का संबंध दिखाना है। पारिस्थितिक पिरामिड, जैसे ऊर्जा, संख्या और जैव भार के पिरामिड जैसे सीधे और उल्टे होते हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं। अम्लीय वर्षा, इसके मुख्य रूप से जिम्मेदार प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। ठीक है, तो देखिए जून शिफ्ट के लिए क्विक टिप्स हैं। तो न्यूमेरिकल से डरे नहीं, बल्कि फिजिक्स के F बराबर m में, W बराबर यानी कार्य बराबर FT cos थीटा और H बराबर IR², जिससे बेसिक फॉर्मूले पर कम से कम 5-10 सवाल खुद पेन कॉपी लेकर सॉल्व करें। ठीक है, चित्रात्मक समझ, डायग्राम, पाचन तंत्र के एंजाइम और लेंस, आँख के दोष वाले आरोपों को एक बार अच्छे से देख ले, इससे स्टेटमेंट वाले सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अभी गणित का भी है ना, गणित का भी देख लेते हैं। तो देखिए लेटेस्ट एग्जाम ट्रेड एनालिसिस, रेलवे का मौजूदा ट्रेड कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटिव कैलकुलेशन से भरपूर लेकिन ड्यूएबल यानी आप कर सकते हैं, बनाने लायक प्रश्नों का है। आपको इन टॉपिक्स को पूरी तरह लॉक कर लेना है। कौन कौन टॉपिक, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको पढ़ के जाना है गणित के लिए। ठीक है, अंकगणित में क्या है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज अंकगणित का रहा है। तो सरलीकरण और संख्या पद्धति से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बोडमास के नियम पर आधारित प्रश्न, विशेषकर रेखा कोष्ठक, ठीक, वाले सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा विभाज्यता के नियम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 4, 6, 22, 72, 88 के नियम के अच्छे से तौर पर, जैसे अब 72 में 9 और 8 आते हैं, 88 में भी 8 और 11 आते हैं, ये सब देख के जाना है। ठीक है, 22 में 11 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब देख के जाना। लाभ, हानि और छूट, यह सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। क्रमशः छूट वाले प्रश्न 2 या 3 के स्तर, छूट कभी कभी दशमलव वाले वैल्यू भी, जैसे 52.8 आ रहे हैं, जो काफ़ी समय लेते हैं, तो इनको भी देख लेना है। प्रतिशत और औसत, जनसंख्या में लगातार वृद्धि कमी, ठीक है, वाले सवाल और औसत, नए व्यक्ति के आने पर औसत में बदलाव वाले प्रश्न, ये भी पूछे जा रहे हैं। और मैंने बताया है नए व्यक्ति वाले आने वाले पर मैंने हमेशा बहुत अच्छे से बताया है। तो आपको ना जो भी अगर टॉपिक में चाहिए ना मैथ का भी, तो आप बोल सकते हैं। समय, चाल और डिस्टेंस यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी हर दूसरी शिफ्ट में औसत चाल और ट्रेन की लंबाई पार करने वाले से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, बोलिएगा तो मैं आपका प्रैक्टिस से ला दूंगा। समय और कार्य, पाइप और टंकी, ठीक है, क्षमता पर आधारित प्रश्न और एकांतर दिन वाले सवाल आ रहे हैं। अनुपात और समानुपात, दिए गए 4 नंबरों में से क्या जोड़ा है, घटाया जाए कि वे समानुपात में आ जाए वाले सवाल काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा आयु यानी एज रिलेटेड और साझेदारी के बेसिक प्रश्न भी आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये सब टॉपिक देख के जाना है। अब बात करते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीधा फॉर्मूला आधारित सवाल, जैसे मूलधन, मिश्रधन या 2 साल के ब्याज का अंतर निकालना, ये भी सब आ रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं अग्रिम गणित की यानी आपका एडवांस मैथ की। तो क्षेत्रमिति में 2D और 3D डायमेंशन वाले, जैसे 2D में समचतुर्भुज यानी रोम्बस, समलंब चतुर्भुज, रोम्बस के पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे 7, 24, 25 का उपयोग करके विकर्ण या भुजा निकालने वाले सवाल आ रहे हैं। 3D गोला, बेलन और शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आप 11 के मल्टीपल या यूनिट डिजिट की ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, बीजगणितीय मुख्य रूप से आइडेंटिटी पर आधारित सवाल, जैसे x + y बराबर और x² + y दिया हो तो xy निकालना, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, जैसे a का पावर n का n/3, a का पावर -n/3 जैसे घातों वाला सवाल, जिसे आता है ना कि x + 1/x बराबर a दिया है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, ये सब सवाल आ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति बेसिक्स सर्वसमकाय आइडेंटिटी से sin थीटा + cos थीटा बराबर 1 और पूरक कोण के संबंध जैसे थीटा 1 + थीटा 2 बराबर 90 हो तो sin थीटा बराबर cos थीटा यानी tan थीटा बराबर tan थीटा × tan 2 थीटा बराबर OF, ये सब इस तरह से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बोलिएगा तो मैं अब एक बार 2-3 सेट आपको दे दूंगा। सांख्यिकी यानी आपका स्टैटिक से आ रहा है, तो माध्यम से आ रहा है, माध्यिका से, और बहुलक के सीधे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके
जो ग्रेजुएशन वाला एनटीपीसी हुआ था उसमें भी पूछा गया था इस तरह सवाल। तो आपका अंतिम सलाह है कि इन टॉपिक्स के टाइप कवर करने के बाद रोज़ एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर सेट पीआईक्यू खुद पेन पेपर लेकर जरूर लगाएं। अगर किसी पर्सन में 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है तो उसे तुरंत स्किप करना सीखें, ठीक है। और आपको मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ कि जो अभी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था ना, उसको आप लोग लगा लें। अगर आपसे नहीं मिला तो आप मुझे 95 72 61 37 89 में मैसेज करें। मैं आपको ये एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन हुआ था उसका मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, आंसर की आपको दे दूँगा। या मैथ का अगर आप बोलते हैं कि एनटीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, तो वो भी मैं किसी सर का मैं दे दूँगा, ठीक है। बहुत सारे सर से मैं जुड़ा रहता हूँ तो उनका मैं दे दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को कोर एनालिसिस में ये चैप्टर्स हैं जो परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और इन्हीं में बच्चों का समय सबसे ज़्यादा लग रहा है कि आपको इन पैटर्न को पूरी पकड़ मजबूत करनी है, ठीक है। तो कौन कौन है सबसे महत्वपूर्ण और हाई वेटेज टॉपिक्स? तो वो चैप्टर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में 8 से 12 नंबर कवर कर रहे हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और पहेलियाँ, ठीक है। यानी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से हर शिफ्ट में इसके सबसे ज़्यादा सवाल देखे जा रहे हैं। इसमें से मुख्य रूप से ये पैटर्न आ रहा है, जैसे लीनियर अरेंजमेंट, एक सीधी रेखा में 7 से 8 लोगों को उत्तर या दक्षिण की ओर मुँह करके बिठाना है, ये सब आ रहा है। फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तकार मेज पर केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर मुँह करके बिठाने वाला। फ्लोर और फ्लैट पजल, बहुमंजिला इमारतों पर आधारित पहेलियाँ, ठीक है, जो कि पजल्स का सवाल आता है। बॉक्स एंड डे मंथ पजल्स, ये भी बॉक्स को क्रम में सजाने या दिन महीने के आधार पर व्यवस्थित करना, ये सब आ रहा है, ठीक है। फिर रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, सामान्य पारिवारिक पहेली और कोडेड रक्त संबंध, जैसे A+B का अर्थ है AB का भाई है, इस तरह से दोनों प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। न्याय वाक्य यानी सिलोजिज्म वाला, हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल अनिवार्य रूप से आ रहे हैं, जैसे कुछ कथन दिए होते हैं और उसका निष्कर्ष निकालना होता है। संख्या और अक्षर श्रृंखला यानी नंबर और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें इसमें डबल डिफरेंस यानी डबल डिफरेंस या स्क्वायर प्राइम म्यूटेशन पर आधारित श्रृंखलाएँ पूछी जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। आपका एनालॉगी आ रहा है, शब्दों अक्षरों और श्रृंखलाओं पर आधारित। फिर आपका रैंकिंग और ऑर्डर्स भी आ रहा है, किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर नीचे दाएं बाएं से ज्ञात करना होता है। दिशा यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस भी आ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी या दिशा ज्ञात करने वाले सीधे सवाल आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी अक्षरों को कोड में फंसा गया, तो ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने टॉपिक बताया है उसको लिख लीजिएगा, और वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन नहीं, आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ से क्वेश्चन लें, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए पूरे मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर करूँगा। आपके लिए करंट अफेयर का तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, करंट अफेयर का और जीके का भी, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग का मैं आपको 50 बोले 30 तारीख से देना शुरू करूँगा, 30 या 28 से ही देना शुरू कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए क्या है, सलाह है आपके लिए, तो पजल्स की डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि पजल देखिए, पजल प्रैक्टिस से होता है, ऐसे नहीं होता है। तो वीडियो में शिक्षकों जैसे हर्ष कुंद्रा और सर और गोपिका मैम ने विशेष सलाह दी है कि रीजनिंग में बच्चे सिर्फ पजल्स में अटक रहे हैं, इसलिए रोज़ कम से कम 2 से 3 पजल सेट खुद से सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट, रीजनिंग सरल आ रही है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल आपका समय खा जा सकते हैं। यदि कोई सवाल 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है तो उसे तुरंत स्किप करें और बाद में सॉल्व करें, ठीक है, जब टाइम बचेगा तभी। बाकी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है ना, तो इसलिए आप क्वेश्चन स्किप भी करना सीखें, ठीक है। लेटेस्ट एंड मॉक टेस्ट के अनुसार टेक्स्ट बुक या MD क्लासेस के हालिया के तो 2025-26 का मॉक टेस्ट से रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट लगाएं, ताकि नए सीटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न पर आपका हाथ साफ हो जाए, ठीक है। तो जो मैंने आपको सलाह दिया है उन सभी सलाह को आप अच्छे से देखिएगा, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा है तो ज़रूर बताएं, अपना कमेंट भी दें। और मैंने अगर आपको किसी भी टॉपिक में चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट में बताएं, ठीक। और आपको क्या प्रॉब्लम है NTPC के लिए, जो कि आपका 13 जून से शुरुआत होने वाला है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप अपना भी प्रॉब्लम बताएं। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी आप यहाँ तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।